नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है नीरज गुप्ता और ये अपना चैनल फिजिक फायर। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक जो रहेगा, अच्छा इसके पहले वाले टॉपिक में हमने देखा ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड सारी चीज़ें जो फिज़िक्स में यूज़ हो सकती हैं, और कुछ टेक्निकल रीज़न की वजह से लेक्चर बीच में बंद हो गया तो मुझे ये दूसरे वीडियो में बनाना पड़ रहा है। तो सेकंड वीडियो जो आज का रहेगा हमारा, वो उसके बाद वाले टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री के बाद वाले जो हमने डिस्कस किए थे पहले कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम पढ़ने वाले हैं, स्टैंडर्ड ग्राफ और इक्वेशंस हम पढ़ेंगे, अलजेब्रा के बारे में बात करेंगे और ज्योमेट्री के बारे में थोड़ा बहुत हम बात करेंगे। कुछ स्पेशल फार्मूले यहाँ पर देख लेंगे, बेसिक फार्मूलेज हमें पता है सारी चीज़ों के, थोड़ा थोड़ा करके हम बढ़ाते जाएंगे। और ये तो हो गया बेसिक मैथ्स जो कि आने वाला है। इसके अलावा भी कुछ और मैथ्स भी आपके पास हम लेकर आएंगे जो कि आपने अभी तक नहीं पढ़ा। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन वो इसके बाद वाले वीडियो में हम अपलोड करेंगे आपके लिए। तो वहाँ पर आप देखेंगे कि मतलब इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का कितना इम्पोर्टेंट रोल है इन फिज़िक्स, बट वो हम तभी बात करेंगे। अभी हम वापस से आ जाते हैं अपने इसी पॉइंट पर। सो आज का हमारा पहला टॉपिक है, इस वीडियो का हमारा पहला टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अगर हम बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, सो इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सिस की, है ना। एक्सिस एक्स वाई, अगर एक एक्सिस आता है देन हम बोलते हैं कि जो भी कुछ चल रहा है वो वन डायमेंशन में चल रहा है, जो भी कुछ हो रहा है वो इन 1D हो रहा है। अगर सिर्फ एक एक्सिस की बात करते हैं, अगर हम एक से ज़्यादा एक्सिस की बात करते हैं, लाइक हम दो एक्सिस की बात करते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की, तो वहाँ पर जो चीज़ है वो 2D में चल रहा है। लाइक अ प्लेन, ये प्लेन यहाँ पर अगर मैं कुछ भी ड्रॉ करता हूँ तो वो 2 डायमेंशंस में होगा। अगर एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस आ जाते हैं तो वो स्पेस में होगा, यानी कि 3 डायमेंशंस में होगा। तो यहाँ पर अगर मैं इस तरह से एक्सिस बनाता हूँ, ये एक्स एक्सिस मेरे पास है, ये वाई एक्सिस मेरे पास है, ये दोनों एक्सिस जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट को हम क्या बोल देते हैं, ऑरिजिन। अब ये जो ऑरिजिन वाला पॉइंट है, इसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो 0 0 होते हैं। मतलब यहाँ पर x की वैल्यू भी 0, y की भी 0। अच्छा, अगर z एक्सिस होता तो z की वैल्यू भी 0 हो जाती। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर कोई भी एक पॉइंट कंसीडर करें, सपोज करो कि मैंने एक पॉइंट लिया a जो कि एक्स वाई प्लेन में है, और किसी ने हमसे पूछा कि व्हाट इज़ द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट, तो वहाँ पर हम क्या देखेंगे कि ये यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो इस वाले पॉइंट की एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगी, जिसे हम एज्यूम कर लेते हैं y1 या y, और यहाँ से y एक्सिस से इस पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी x1। तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा विच इज x1 y1। तो कहने का मतलब मेरा ये था कि अगर इस पॉइंट की किसी भी एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाली जाती है, अगर वो आपसे बोल रहे हैं कि y एक्सिस से इस पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस x1 है, y एक्सिस से इस पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस x1 है, तो मतलब आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे कभी कभी होता है ना कि हमसे किसी ने पूछा कि यार एक्स एक्सिस से इस पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो हमने x का डिस्टेंस बता दिया। नहीं, ऐसा नहीं करना। एक्स एक्सिस से अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछता विच इज़ y1, आप देख रहे हो इस डायग्राम में, तो क्या होगी y1। अच्छा, ये भी हमें पता है x की वैल्यू को पहले, y की वैल्यू को बाद में लिखते हैं इन कोऑर्डिनेट। और अगर मैं बात करूं तो x को एब्सिस और y को ऑर्डिनेट भी बोला जाता है। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें हमें ऑलरेडी पता है, मैं अभी इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पर कि अगर इस प्लेन में कोई भी 2 पॉइंट होते, या एक्स वाई जेड एक्सिस मैंने लिया होता और स्पेस में कोई 2 पॉइंट होते, उन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए जो फॉर्मूला यूज़ होता है उसे हम डिस्टेंस फार्मूला बोलते हैं, जो कि हमने 10th क्लास में भी पढ़ा हुआ है ना। सो अगर हम डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करते हैं बिटवीन 2 पॉइंट्स, पॉइंट्स मैंने माने ए के कोऑर्डिनेट है x1 y1 और b के कोऑर्डिनेट है x2 y2, तो यहाँ पर जो ए बी के बीच का डिस्टेंस होगा विच इज़ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अगर यहाँ पर एक और कोऑर्डिनेट होता, मतलब एक और एक्सिस होता, तो z और आ जाता, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला हो गया एक प्लेन के लिए।
यानी कि 2 एक्सिस की अगर बात कर रहे हैं हम, अगर मैं स्पेस के लिए बात कर रहा हूँ तो स्पेस के केस में आपके पास जो डिस्टेंस फॉर्मूला होगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा, y2 माइनस y1 का स्क्वायर और z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हम किसी भी दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस बहुत इजी तरीके से इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसे हम डिस्टेंस फॉर्मूला बोलते हैं, जो कि हमने 10th क्लास में भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, चलिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अपने टॉपिक को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अब हम बात करेंगे स्लोप की। अच्छा, वैसे जनरली स्लोप हम एक जगह और देखते थे प्रीवियस क्लास में, इन क्लास 9th जब फिजिक्स स्टार्ट हुआ था तो वहाँ पर हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया होगा मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन का। तो वहाँ जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तब स्लोप की रिक्वायरमेंट लगती है ना। तो हम वही पढ़ने वाले हैं कि व्हाट इज स्लोप। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ले लीजिए। यहाँ पर हम कोई भी दो पॉइंट एज्यूम, हमें पता है कि ये ओरिजिन है, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0 और 0 होंगे। अब हम यहाँ पर कोई भी दो पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं, लाइक एक पॉइंट मैं A मान लेता हूँ, एक पॉइंट मैं B मान लेता हूँ, जो कुछ देर पहले भी मैंने लिया था, x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। अब अगर x1 y1 को मुझे देखना है तो ये हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा y1। x2 y2 की मुझे बात करनी है, सो ये x2, मैंने कुछ गलत लिख दिया बिल्कुल, ये y2 और ये x2, ये पॉइंट। ठीक है, अभी कुछ देर पहले हमने इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस भी निकाला हुआ था, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के इन दोनों पॉइंट्स के बीच का ये डिस्टेंस हो गया। चलो, सारी कहानी अच्छी है। अब अगर कोई मुझसे ये बोलता है कि मुझे इन AB वाली लाइन का स्लोप निकालना है, स्लोप निकालना है ना, तो स्लोप ऑफ AB, अगर मैं किसी भी लाइन का स्लोप निकालना चाह रहा हूँ तो 9th क्लास में हम एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज करते थे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बट एक्चुअल में ये क्या होता है, किसी भी चीज़ का स्लोप उस एंगल का थीटा। अब किस एंगल का थीटा, किसका थीटा? तो यहाँ पर अगर मैं किसी भी एक ट्राइंगल को कंसीडर करूँ इस लाइन के साथ, तो यहाँ जो एंगल फॉर्म होगा उसे हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर जो एंगल फॉर्म हो रहा है उसे हम थीटा बोल देते हैं। ठीक है, इस थीटा का अगर मैं टेन लेता हूँ, टेंजेंट लेता हूँ, तो मुझे वो टेंजेंट क्या देगा, इस लाइन के लिए स्लोप देगा। क्या देगा, इस लाइन के लिए स्लोप देगा। अच्छा, अब हमसे वो पूछते हैं कि भैया स्लोप की वैल्यू निकालो। तो हमने देखा स्लोप क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और किस लाइन के स्लोप की बात कर रहा हूँ मैं, AB की। 9th क्लास में भी देखो ऐसे ही एक्सप्लेन करता हूँ। जिस लाइन के लिए आपको स्लोप निकालना है ना, आप वहाँ उस लाइन से एक ट्राइंगल एज्यूम कर लो। तो ट्राइंगल क्या हो गया, AB, और इस पॉइंट को कुछ देर के लिए मान लेता हूँ मैं C। अब वी नो दैट कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस या टेन थीटा भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर कितना हो गया, BC, सॉरी, बेस कितना हो गया, AC। अब अगर मुझे BC की वैल्यू निकालनी है तो आप बहुत अच्छे से देखो, मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस पता है y2, मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस पता है y1। अगर मैं y2 से y1 को माइनस कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, BC। फिर से समझिए, अगर मैं y2 से y1 को माइनस कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, BC। तो क्या मैं BC की जगह लिख सकता हूँ y2 माइनस y1 अपॉन, उसी तरह से अगर मुझे AC निकालना है तो मैं x2 से x1 माइनस कर दूंगा। तो x2 से x1 को हटा दिया तो क्या मिल गया, AC, x2 माइनस x1। तो ये मुझे मिल गया स्लोप। किसका स्लोप, इस लाइन AB का स्लोप। ठीक है, तो स्लोप निकालना कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है। स्लोप क्या होता है, स्लोप वो होता है जो, जैसे हम जिस लाइन का स्लोप निकालना चाह रहे हैं वो लाइन बेस वाली लाइन के साथ जितना एंगल बनाएगी उसका टेंजेंट। तो टेन थीटा की वैल्यू हम यहाँ कैलकुलेट कर लेंगे, हमें उस लाइन का स्लोप मिल जाएगा।
अच्छा, अब यहाँ पर अगर मैं इस पूरी लाइन में कहीं पर भी स्लोप निकालता हूँ, मैं इस पॉइंट के लिए स्लोप निकालता हूँ, तो यहाँ पर भी मेरे पास थीटा वही रहेगा जो यहाँ पर था, आप देख सकते हो। इस पॉइंट के लिए निकालता हूँ तो भी मेरे पास थीटा वही रहेगा, इस पॉइंट के लिए निकालता हूँ, अगर और लाइन आगे होता तो भी थीटा मेरे पास। तो अगर थीटा सेम है तो टेन थीटा की वैल्यू सेम आएगी, टेन थीटा की वैल्यू सेम आएगी, मतलब स्लोप सेम आ रहा है। तो अगर किसी भी इस पूरी लाइन ए बी के बीच किसी भी स्मॉल एलिमेंट का मैं स्लोप निकालूंगा तो मेरे पास स्लोप कैसा आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। कैसा आ रहा है, कांस्टेंट। स्लोप वेरी नहीं कर रहा है यहाँ पर, है ना, स्लोप यहाँ पर वेरी नहीं कर रहा। अच्छा, स्लोप को एम से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, एम से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। मैथ्स में अगर हम करते हैं स्ट्रेट लाइन वगैरह वाला चैप्टर, तो वहाँ पर इस स्ट्रेट लाइन की एक इक्वेशन होती है y = mx+c, जहाँ पर m क्या होता है, स्लोप होता है। ठीक है, अभी हम स्टैंडर्ड ग्राफ जो पढ़ेंगे उसमें भी हम कुछ एक बात करेंगे इन इक्वेशन का, वहाँ पर और डिस्कस करेंगे। आई होप कि स्लोप आपको समझ में आए। तो मेरा कहना सिर्फ इतना है कि अगर आप कहीं किसी पॉइंट पर स्लोप निकालना चाह रहे हो तो उस पॉइंट के जो एंगल आपको वहाँ पर बन रहा है उसका टेंजेंट आप निकाल लो, या किसी लाइन का आपको स्लोप निकालना है, आपसे ट्राइंगल बना लो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस निकाल लो। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि ये वाली वैल्यू इस वैल्यू के रेस्पेक्ट में किस तरह से चेंज हो रही है। नहीं समझे, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, है ना, इससे समझ में आएगा। मैं यहाँ पर एक ग्राफ और बनाता हूँ, जैसे ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, एक ऐसा ग्राफ बना लेता हूँ, ऐसा, है ना। अब किसी ने मुझसे पूछा कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो फाइंड द स्लोप ऑफ ए बी, फाइंड द स्लोप ऑफ ए बी। मैंने कहा ठीक है, स्लोप मतलब क्या होता है, टेंजेंट किसी भी एक पॉइंट की। अब मैंने देखा, मैं अगर इस पॉइंट का स्लोप निकालना चाहूँ तो इस पर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँगा तो ये एंगल बन रहा है, ठीक है। यहाँ एक और कोई पॉइंट लिया, इस पर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँगा, ये एंगल बन रहा है, क्लियर। इस पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँगा, सॉरी, ये एंगल बन रहा है, ये θ1, ये θ2, ये θ3। इस पॉइंट पर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँगा, ये एंगल। तो यहाँ पर मैं सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूँ कि स्लोप के लिए क्या मतलब, अगर आप बात कर रहे हैं इसकी, इस पूरे कर्व के लिए, सॉरी, इस कर्व के लिए अगर आप स्लोप निकालने की कोशिश करेंगे तो जो स्लोप आएगा, है ना, जो यहाँ पर स्लोप आ रहा है, क्या वो स्लोप कांस्टेंट है? नहीं, नहीं है। क्यों नहीं है वो स्लोप कांस्टेंट? क्योंकि यहाँ पर थीटा इंक्रीज होता जा रहा है। थीटा इंक्रीज हो रहा है तो tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, tan 0 0, tan 30 1/√3, tan 45 1, tan 60 और √3 इंक्रीज हो रही है ना। तो थीटा इंक्रीज हो रहा है, tan थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, tan थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो क्या यहाँ पर स्लोप कांस्टेंट है? नहीं है, यहाँ पर स्लोप वैरी कर रहा है, वैरी कर रहा है, ठीक है। और ये बात मेरी समझ में, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, यहाँ पर स्लोप क्या हो रहा है, वैरी कर रहा है। तो आई होप कि स्लोप आप बहुत अच्छे से समझ चुके हो कि स्लोप हम कैसे निकालते हैं tan थीटा से। और अगर मुझे यहाँ पर कोई कांस्टेंट स्लोप दिया हुआ है तो मैं इस फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकता हूँ, और इसके बारे में हम बात करेंगे डिफरेंशिएशन वाले पार्ट में, थोड़ा सा और इसके बारे में डिस्कशन हम करेंगे। यहाँ पर आई होप कि आप लोग स्लोप के बारे में तो समझ गए होंगे कि हम किसी भी पॉइंट के लिए स्लोप को कैसे कैलकुलेट करते हैं। एक दो क्वेश्चन हम कर लेते हैं जो अभी हमने देखा उससे रिगार्डिंग, और फिर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। एक डिस्टेंस फॉर्मूले के ऊपर बेसिक सा 10th क्लास वाले क्वेश्चन कर लेते हैं। 10th क्लास में हमने एक क्वेश्चन किया होगा, अगर आपको याद है तो। मान लो कि मेरे पास दो पॉइंट हैं, एक पॉइंट है 8, -4 और दूसरा पॉइंट मैं ले लेता हूँ 0, a। इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस मुझे कुछ दे दिया, मैंने मान लिया 10 यूनिट, ठीक है। अब फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, तो बहुत सिंपल है कि यार हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे, है ना। ये x1, ये y1, ये x2,
ये y2 डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू इनके बीच का डिस्टेंस विच इज 10। स्क्वायर रूट हटेगा तो यहाँ का स्क्वायर होगा। अब x2 आपके पास है 0, माइनस x1 है 8, y2 है आपके पास a, y1 है आपके पास -4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 8 का स्क्वायर 64 प्लस का यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, है ना। या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर नहीं लगाना है, थोड़ा सा क्वेश्चन को इजी करना है, इसको उधर ट्रांसपोज करो, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस 6। सो अगर हम 36 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस 6। इफ वी कंसीडर अ पॉजिटिव साइन देन a plus 4 is equals to plus 6, it means a is equals to 2. Or if we consider a negative sign then a plus 4 is equals to minus 6, then a is equals to minus 6 plus 4, sorry minus 10, I am very sorry, जल्दी में थोड़ा सा हो जाता है। सो a is equals to minus 10, a is equals to 2। यहाँ पर a की हमारे पास दो वैल्यू आ गई हैं, है ना, और बड़ा ही सिंपल था डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के इन ए की वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना। ठीक है, चलिए अब अगर हमसे कोई बोलता है कि ग्राफ हमें दे दिया गया इस तरह से, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये ग्राफ जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है 3,0, 0,2 वाई एक्सिस की वैल्यू है, और वो आपसे बोल रहे हैं कि इन पॉइंट्स का स्लोप निकालिए, आपको स्लोप निकालना है। अब यार स्ट्रेट लाइन है, स्लोप तो कांस्टेंट होगा, किसी भी पॉइंट का निकालो ए से लेके बी तक, तो हम फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। क्या था फॉर्मूला, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। चलो अच्छी बात है ना, इसको x1 x2 मानता हूँ, इसको x1 y1 मानता हूँ, इसको x2 y2 मानता हूँ। उस सिचुएशन में y2 कितना है आपके पास 0, y1 कितना है आपके पास 2, x2 कितना है आपके पास 3, x1 कितना है आपके पास 0, देन द वैल्यू ऑफ द स्लोप इज -2/3। तो स्लोप कैसा आ गया, नेगेटिव। स्लोप कैसा आ गया, नेगेटिव। अब एक कहानी और सुन लो स्लोप की, हम स्लोप के बारे में समझ रहे हैं ना, तो थोड़ा सा और पता चल जाएगा हमें। यहाँ पर देखो स्लोप नेगेटिव क्यों आया, स्लोप ऐसा है, ये थीटा, स्लोप ऐसा है, ये θ2, स्लोप ऐसा है, ये θ3। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो θ1 है वो एक्यूट एंगल है, जो θ2 है वो एक्यूट एंगल है, बट जो θ3 है विच इज़ ऑब्ट्यूस एंगल 90 से बड़ा हो गया। और हमें पता है 1090 इनफाइनाइट होता है, बट 1090 से बड़ी वैल्यू जो मैंने टेबल में आपको पिछले लेक्चर में बताया था, मैथमेटिकल टूल 01, आप उसमें ट्रायंगुलर जो ट्रिग्नोमेट्री हमने पढ़ा था, तो वहाँ पर हमने टेबल में देखा था कि 10 की वैल्यू अगर 90 से बढ़ती हैं तो नेगेटिव आती हैं। मैंने क्वाड्रेंट में भी आपको बताया था 10 कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि 10 90 आ रहा, 90 से 180 के बीच में कैसा रहता है, नेगेटिव रहता है। तो बस वही है कि थीटा की वैल्यू अगर 90 से बढ़ जाती है तो स्लोप कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। वही यहाँ पर हो रहा है। देखो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच क्लियर दिख भी रहा है कि ये ग्रेटर देन 90 है, ग्रेटर देन 90 देन स्लोप नेगेटिव तो आना ही था। क्लियर, आई होप कि ये चीज़ आप समझ पा रहे हो। तो ये हो गई स्लोप की कहानी, और हमने डिस्टेंस फार्मूला के ऊपर इसका एक सिंपल सा फार्मूला देख के क्वेश्चन किया, तो ज़्यादा इसको लोड नहीं लेना है ना, बेसिक सा फार्मूला था, उससे रिलेटेड हमने हमारे क्वेश्चन को सॉल्व किया। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं कुछ स्टैंडर्ड्स ग्राफ, है ना, जो मैक्सिमम जगह आपको देखने के लिए मिलेंगे और देखकर हमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ये एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन अभी कुछ देर पहले मैंने बताई थी, y इज इक्वल्स टू mx
माइनस सी। देखो जनरल इक्वेशन तो हम लिखते हैं y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। अब यहाँ माइनस क्यों लिखा उसका रीज़न मैं 2 मिनट में आपको देता हूँ, है ना। पहले बस आप देख लो तो सारे कन्फ्यूज़न आपके दूर हो जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर हमने ये थीटा बोल दिया। नेक्स्ट एक और हमने एज इट इज़ बनाया, इस लाइन को हमने यहाँ से लिया। अगेन ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, y इज इक्वल्स टू एम एक्स। यहाँ पर ये भी हमने थीटा माना हुआ है। ठीक है, बस एक्सप्लेन आपको 1 मिनट में कर रहा हूँ मैं। 2-3 ग्राफ आपके सामने रख रहा हूँ कि आप कंपैरिजन कर पाएँ। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ठीक है, इस बार हम इसको थोड़ा सा बढ़ा दें क्योंकि मुझे इंटरसेप्ट पॉजिटिव बताना है ना। इसके लिए मैंने ये थीटा y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। क्लियर, अगर मैं गलत नहीं हूँ। बस एक चीज़ मैं यहाँ मिस कर गया, ये सी, ये सी। ठीक, एक लास्ट डायग्राम और उसके बारे में हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं इनका। ये y एक्सिस, ये x एक्सिस। यहाँ मैंने इसको पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़ीरो और इस बार मैं इसको ऐसा ले लेता हूँ। ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू माइनस एम एक्स प्लस सी। चलिए, तो इतनी देर से कहानी क्या चल रही थी हम उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। चारों ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्ट्रेट लाइन की जो जनरल इक्वेशन होती है विच इज़ y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। y और x क्या है वो आपको पता चल गया, क्योंकि x वर्सेस y या y वर्सेस x के लिए हम ग्राफ बना रहे हैं स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो y और x आपको क्लियर है। y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। m और c क्या है? m यहाँ पर स्लोप है। m किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? स्लोप। स्लोप मतलब tan थीटा, है ना। और c किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? c इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इंटरसेप्ट मतलब ये जो स्ट्रेट लाइन है ये y एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है? y एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है? हम ग्राफ में देखते हैं। यहाँ पर हमने ग्राफ में देखा y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। वाई वर्सेज x ग्राफ है, ठीक है। m यहाँ पर स्लोप है, हमें पता है कि थीटा की वैल्यू लेस देन 90 है। स्लोप कैसा होगा? पॉजिटिव, तो m को हमने प्लस में लिखा हुआ है। अच्छा, उसके आगे लिखा हुआ है माइनस सी। इंटरसेप्ट है नेगेटिव, क्यों? क्योंकि ये y एक्सिस को नेगेटिव डायरेक्शन, y की नेगेटिव डायरेक्शन में इंटरसेप्ट कर रहा है। तो c की वैल्यू यहाँ पर कैसी है? माइनस। हम इस वाले ग्राफ को देखते हैं। हमने यहाँ पर लिखा y इज इक्वल्स टू एम एक्स और c की वैल्यू रख दी 0। अच्छा, c की वैल्यू 0 क्यों होगी? क्योंकि ये ऑरिजिन पर इंटरसेप्ट कर रहा है, ऑरिजिन से पास आउट हो रहा है। तो c जो था वो ना तो y एक्सिस के पॉजिटिव में है ना y एक्सिस के नेगेटिव में, 0 पर है, तो c की वैल्यू हो गई 0। स्लोप यहाँ पर भी पॉजिटिव है क्योंकि लेस देन 90 है। यहाँ की बात करते हैं, स्लोप यहाँ पर भी पॉजिटिव है, लेस देन 90 है, बट यहाँ पर इंटरसेप्ट y एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में है। सो c की वैल्यू हमने यहाँ पर क्या ले लिया? पॉजिटिव ले लिया। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ वाले ग्राफ में अगर मैं बात करता हूँ तो y इज इक्वल्स टू माइनस एम एक्स प्लस सी। माइनस अब आपको क्लियर हो गया होगा क्योंकि यहाँ पर जो थीटा है विच इज ग्रेटर देन 90, अगर थीटा ग्रेटर देन 90 होगा तो उस सिचुएशन में हम देखेंगे कि जो स्लोप है वो कैसा हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो माइनस एम एक्स सी यहाँ पर भी पॉजिटिव है। तो हम आई होप कि ये स्ट्रेट लाइन आपको समझ में आए, स्ट्रेट लाइन वाले ग्राफ आपको समझ में आए कि हम इनको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने बात कर ली स्ट्रेट लाइन की। अब हम बात करते हैं पैराबोलिक ग्राफ की, ठीक है, जिसे हम पैराबोला। यहाँ पर भी हम पहले ग्राफ बना लें, उसके बाद हम डिस्कशन करते हैं। ये वही ऑरिजिन है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। एक ग्राफ इस तरह से हमने ले लिया, एक इसका जस्ट ऑपोजिट बना देता हूँ। कंडीशन अपने आप आपको समझ में आएंगी ग्राफ को देखते हुए। अब एक हम यहाँ ले लेते हैं, ठीक है, एक हम डाउनवर्ड ले लेते हैं। तो ये डाउनवर्ड के लिए यहाँ बन जाएगा हमारा।
अच्छा ये क्लियर है, ये एक्स है, ये वाई है, ये ओरिजिन है ना। अब आपको इसमें क्या याद रखना है, पैराबोलिक ग्राफ में या बनाना है या आया है तो आपको समझना है कि क्या कहानी चल रही है। पैराबोलिक ग्राफ में ये जो ग्राफ का मुंह है ना, मैंने ऐसे याद रखा था, वैसे आपको समझा भी रहा हूँ, बहुत जल्दी याद होगा। जो इसका जो मुंह है यानी कि जो माउथ है वो जिस एक्सिस की तरफ ओपन होता है ना, अब यहाँ पॉजिटिव एक्स की तरफ ओपन हो रहा है कि नहीं हो रहा, मैं गलत तो नहीं हूँ। पॉजिटिव एक्स की तरफ ओपन हो रहा है तो मैंने लिखा एक्स, और एक्स की जो वैल्यू रहेगी वो पॉजिटिव रहेगी, मतलब एक्स के लिए जो भी इक्वेशन लिखने वाला हूँ वो कैसी रहेगी, पॉजिटिव। फिर आ जाएगा एक कांस्टेंट और वाई स्क्वायर। ये जनरली पैराबोलिक इक्वेशन होती है, स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, एक्स इज इक्वल्स टू के वाई स्क्वायर या वाई इज इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर। लेकिन ये एक्स और वाई बदलते कब रहते हैं तो वो कंडीशन मैंने आपको बताई। तो हमने देखा x इज इक्वल्स टू के वाई स्क्वायर, के तो यहाँ कांस्टेंट है, ठीक है, अच्छी बात है, जो भी है वो आ सकता है कुछ भी। x क्या है यहाँ पर, तो x यहाँ पर x एक्सिस, मैंने x क्यों लिया उस साइड, क्योंकि वो ग्राफ x के अलोंग चल रहा था और माउथ पॉजिटिव की तरफ ओपन है, इसलिए ये पूरी वैल्यू पॉजिटिव है मेरे पास। x के अलोंग चल रहा है और माउथ पॉजिटिव की तरफ ओपन हो रहा है तो वैल्यू पॉजिटिव, और यहाँ x लिखा है। अब बचा क्या, y, तो यहाँ वाई स्क्वायर हो गया। अपने आप दूसरी इक्वेशन बता सकते हो, ये x के अलोंग चल रहा है बट माउथ नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ हो रहा है तो x तो यहाँ आएगा क्योंकि x के अलोंग है, बट x की वैल्यू कैसी होगी, माइनस में। तो इसकी इक्वेशन क्या हो गई, x इज इक्वल टू माइनस के वाई स्क्वायर। क्लियर, ये सब पैराबोलिक ग्राफ है। कैसे ग्राफ है, पैराबोलिक ग्राफ। नेक्स्ट इसको देख के बताओ, अब ये इसका माउथ y के पॉजिटिव में ओपन है, सबसे पहले y के अलोंग जा रहा है, y के पॉजिटिव में ओपन है तो प्लस की वैल्यू रहेगी और के एक्स स्क्वायर। इसकी अगर मैं बात करता हूं तो ये y के अलोंग तो जा रहा है, अच्छी बात है, बट y के नेगेटिव वाले पार्ट की तरफ इसका माउथ ओपन है, सो माइनस के एक्स स्क्वायर। सो आई होप के पैराबोलिक इक्वेशन बनाने में अभी कंफ्यूजन नहीं होगा, ये चीज अगर याद रखेंगे। ठीक है, तो हमने बात किया स्ट्रेट लाइन का, हमने बात किया पैराबोला का। अब कुछ स्टैंडर्ड ग्राफ और देखें दो चार, और उसके बाद अपने अगले टॉपिक पर आए। देखिए अब कहानी आ रही है, जैसे मेरे पास एक्स वाई कांस्टेंट आ जाता है कहीं, या x इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू y आ जाता है, या y इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x आ जाती है। ऐसी कहानी फिजिक्स में कहीं पर आ गई कि दो वेरिएबल हैं, एक दूसरे के इन्वर्सली वेरिएशन में हैं, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शन में हैं। ये मैंने x मान लिया, ये मैंने y मान लिया। अब इनके लिए जो ग्राफ बनेगा वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा। अब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कैसा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कैसा होता है, तो ऐसा होता है। वाई एक्सिस को थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेंगे, हम ध्यान रखेंगे कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, देखिए ध्यान से थोड़ा समझिए, अगर मैं y की वैल्यू 0 रख देता हूँ तो x हो जाएगा इनफाइनाइट, मतलब y 0 आते आते x की वैल्यू इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट पे जाकर इंटरसेक्ट करेगा, तो अभी तो पैरेलल ही दिखाई देगा हमें यहाँ से, समझ रहे हो, x के तो पैरेलल ही दिखाई देगा, क्योंकि पैरेलल लाइन ही तो एक दूसरे को इनफाइनाइट पर जाकर, अनंत पर जाकर इंटरसेक्ट करती हैं, वही यहाँ पर हो रहा है। उसी तरह से अगर मैं यहाँ पर y की वैल्यू 0 रख देता हूँ, सॉरी x की वैल्यू 0 रख देता हूँ, तो ये y को इनफाइनाइट पर जाकर इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, एक आपके पास ग्राफ ये हो गया, इसे हम रेक्टेंगुलर पैराबोला बोलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर आता हूँ मैं, इसको रब करके सर्कल की इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, सर्कल की ग्राफ की बात कर रहा हूँ। तो जब भी हमारे पास एक सर्कल की इक्वेशन आती है, अब चूंकि ये सर्कल है तो हमें पता है ये डिस्टेंस कांस्टेंट होगी, जिसे मैंने a माना है। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, बड़ा सिंपल सा ग्राफ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। एक्स और y यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, a यहाँ पर इस सर्कल की रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक्स और y यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसके लिए हम ग्राफ बना रहे हैं, और यहाँ पर रेडियस कांस्टेंट है हमेशा। ठीक है, क्योंकि सर्कल की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखो हम एलिप्स की बात करते हैं।
अगर मैं इलिप्स की बात करता हूँ, जिस रास्ते कोई भी प्लैनेट सन के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, ये थोड़ा बड़ा गंदा सा बन गया है लेकिन होगा ऐसे ही इलिप्स, ठीक है। अब इसमें होगा क्या, ये इसको मैंने ए मान लिया, ए मतलब सेमी मेजर एक्सिस, ये मेरे पास बी है सेमी माइनर एक्सिस, ठीक है। सो ये माइनर एक्सिस होता है क्योंकि ये फ्लैटेंड होता है ऊपर नीचे से, ये माइनर एक्सिस होता है, और ये वाला मेजर एक्सिस होता है, ये डिस्टेंस ज़्यादा होती है इसमें, ठीक है। इसके अभी ज्योमेट्री में एरिया का फॉर्मूला भी बता दूंगा, यूज़ हो सकता है कहीं कहीं पर। तो ये सेमी मेजर एक्सिस हो गया, ये सेमी माइनर एक्सिस हो गया। अगर मैं इसकी इक्वेशन, अच्छा ये क्या है, क्या ये इलिप्स है, ठीक है। अगर मैं इसकी इक्वेशन की बात करता हूँ, सो एक्स स्क्वायर अपॉन, है ना, इसकी इक्वेशन देखो, एक्स और वाई के लिए तो कोऑर्डिनेट बन रहा है, एक्स पर क्या है, एक्स पर मैंने ए को ले रखा है, किसको ले रखा है, ए को, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, ये याद रखेंगे आप इलिप्स की इक्वेशन को, ठीक है। तो यहाँ पर ये टर्म याद रहेगा, थोड़ा बहुत इलिप्स का कंसेप्ट आपके दिमाग में रहेगा, क्या ये ऐसा इलिप्स होता है, ये सेमी माइनर एक्सिस होता है, सेमी मेजर एक्सिस होता है, और इसकी इलिप्स की जो इक्वेशन होती है, जनरल इक्वेशन, वो क्या होती है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है। अभी एक ग्राफ और देखते हैं, एक्सपोनेंशियल डिके। वैसे और भी बहुत सारे ग्राफ हैं, बट ये तो मेन ग्राफ आपको बता दिए कि कहानी चल रही है यहाँ पर। एक्सपोनेंशियल डिके की हम बात कर रहे हैं, तो एक्सपोनेंशियल डिके मतलब आप कैसे समझो उसको, e टू दी पावर माइनस के एक्स, इसको मैंने यहाँ से रब कर दिया, ठीक है। अभी इसमें ज़्यादा लोड मत लेना, देखो यार, अभी आप 10th से 11th में आए हो, अब आप समझ लो ये क्या है, एक्सपोनेंशियल डिके 12th क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। एक नॉर्मल सा ग्राफ बना रहा हूँ, अगर e टू दी पावर माइनस के एक्स आ जाता है तो क्या, सपोज करो आपने e की वैल्यू x की वैल्यू आपने 0 रख दी, x 0 है, x 0 मतलब e टू दी पावर 0, e टू दी पावर 0 की वैल्यू होती है 1, तो y यहाँ पर कहाँ मिल जाएगा, 1 पर, मैंने मान लिया 1 ही है, x 0 y 1 मतलब यहाँ से स्टार्ट हो गया। अब मैंने बोला कि चलो आपने x 0 मान लिया, बहुत अच्छी बात है, y आपके पास कितना आ गया, 1, x को मैं मान लूँ इनफाइनाइट, x इनफाइनाइट, तो e टू दी पावर इनफाइनाइट, e टू दी पावर इनफाइनाइट की वैल्यू होती है 0, तो y क्या आ गया, 0, तो y की वैल्यू 0 पर, तो ये ग्राफ कैसा 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 इस तरह से पैरेलल चलता रहेगा। एक्सपोनेंशियल डिके का ग्राफ हमेशा, है ना, ये नीचे से वहाँ से पैरेलल जा रहा है और ऊपर जाकर यहाँ पर मिल रहा है, आप इस इक्वेशन को देख सकते हो, है ना। तो अभी हाल फिलहाल के लिए हम इतनी चीज़ों को दिमाग में रखते हैं और अपने अगले टॉपिक पर आते हैं। ये तो कुछ स्टैंडर्ड्स ग्राफ हो गए जो कि आपको देखने के लिए मिलेंगे, और भी हम कई सारे ग्राफ की बात करेंगे जो कि आगे चैप्टर्स में आते जाएंगे और हम उन पर डिस्कशन करते जाएंगे, क्योंकि हमारे पास सफिशिएंट क्वांटिटी होंगी वहाँ पर और फॉर्मूला होगा कि हम उस ग्राफ को और अच्छे से डिटेल में आपके साथ डिस्कस कर सकें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ रहा है अभी, तो जो अगला टॉपिक है वो है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री के पहले हम अलजेब्रा देख लेते हैं, है ना। नेक्स्ट टॉपिक अब आपके पास है अलजेब्रा। अब तुम भी सोचोगे क्या सर आप भी मतलब ये 9th-10th क्लास की चीज़ बता रहे हो, ठीक है, उसमें 9th-10th क्लास की चीज़ों में थोड़े से एग्जाम्पल में चीज़ें आप कर दूंगा। अलजेब्रा में सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहे हैं। अब तो सही में भी बेसिक चीज़ें आ गई सर, ऐसा नहीं, देखो किसकी बात कर रहा हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है हम उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो होता है विच इज़ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, क्वाड्रेटिक डिग्री 2, है ना, समझ गए ना इतनी बात। अब इस इक्वेशन का अगर मुझे सॉल्यूशन निकालना होता था तो एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हुआ करता था हमारे पास, हुआ करता था से मतलब हमने पहले किया था, अभी भी है फॉर्मूला, तो
माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बड़ा काम का फॉर्मूला है आपके फिजिक्स में इस बार के लिए, है ना। माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। हमने कहा चलो अच्छी बात है, x1 मतलब ऑब्वियस ही बात है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कितने रूट्स होंगे? 2। पहला रूट्स अगर हम निकालते हैं तो प्लस कंसीडर किया हमने एक बार, और अगर दूसरा रूट मैं निकालता हूं तो एक बार माइनस साइन को सिंबल को हम लेंगे, और ये हमारे। अब एक रिलेशन भी हम देखते थे इन दोनों रूट्स का, सम ऑफ द रूट्स, अगर दोनों रूट्स का प्लस करते थे माइनस बी अपॉन ए। अगर मेरी बात पे भरोसा नहीं आ रहा है तो आप इन दोनों को प्लस करके देख लेना, ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, ये माइनस 2b अपॉन 2a, 2 से 2 कैंसिल, माइनस बी अपॉन ए। उसी तरह से हम अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करते थे, जो कि आप यहाँ पे करके देख सकते हैं, तो c अपॉन ए। ये कुछ बेसिक टर्म्स थी जो हमने 10th क्लास में पढ़ी थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और उसके बाद इसके 2 रूट्स। अगर हम यहाँ रिलेशन देखें तो हमारे पास ये कहानी आती थी। एक छोटी सी बात हमने और सीखी थी कि अगर यहाँ पर ये वाली टर्म जिसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोल दिया करते थे, तो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर 0 से बड़ा है, अगर 0 से बड़ा है तो हमें रूट्स कैसे मिलते थे? डिस्टिंक्ट और रियल। और अगर यही d की वैल्यू 0 के बराबर आ जाती थी तो हमें यहां पर रियल रूट्स तो मिलते थे बट इक्वल मतलब दोनों रूट्स आपके एक जैसे आ जाएंगे। तो ये 2 कंडीशन। तीसरी कंडीशन थी कि अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 हो जाए तो रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, पॉसिबल ही नहीं थे, वहाँ रूट्स हम सॉल्व ही नहीं करते थे, उस इक्वेशन को छोड़ दिया करते थे। ठीक है, तो अब आपने इसकी बेसिक कुछ कंडीशन समझी। अब इन बेसिक कंडीशंस की हेल्प से देखो हम 2 क्वेश्चन करते हैं तो आपको मजे आएंगे उन क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि पार्टिकल हम सपोज कर रहे हैं जिसकी वेलोसिटी इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट हो रही है, v इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 4 लूँ या प्लस 4 लूँ, माइनस ले लेता हूँ, स्प्लिट हो जाएगा। ठीक है, चलो एक पार्टिकल है जो कि मूव कर रहा है, जिसकी वेलोसिटी के लिए हमने ये रिलेशन दे रखा है। यहाँ पर v वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड में, t टाइम है सेकंड में। अब आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है टाइम को जहाँ पर ये पार्टिकल रेस्ट में आ जाए। मतलब अभी मूव कर रहा है, ऐसा नहीं चलने के पहले ही सर टाइम 0 पर भी तो रुका हुआ था, अरे हमें नहीं पता, वो तो चल रहा है अभी हमारे सामने। अब कितने टाइम के बाद 0 हो जाएगी उसकी वेलोसिटी, अगर ये इक्वेशन हमें दी हुई है तो फिर क्या करें हम, क्या करें? अरे उन्होंने तो बोल दिया अगर पार्टिकल इज इन रेस्ट, अगर पार्टिकल रेस्ट में है। अच्छा एक चीज़ और, इसको वेलोसिटी नहीं बोलते, इसको स्पीड बोलते हैं, कुछ देर के लिए, है ना, स्पीड बोलते हैं। अगर पार्टिकल रुका हुआ है, स्पीड हो गई 0, हमने कहा बहुत अच्छी बात। उसके बाद हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर लिया इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया तो हमें मिल गया, अच्छा टी के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, मतलब टाइम के लिए, तो टाइम की वैल्यू मिलेगी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्लियर है ना बाकी सारी चीज़ें? a मतलब इसका कोएफिशिएंट, b मतलब इसका कोएफिशिएंट, कांस्टेंट मतलब ये अपॉन 2a। तो टाइम इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस माइनस प्लस 4 अपॉन 2। ठीक है, अगर मैंने कुछ गलत किया हो, बिल्कुल किया है, जो कि मुझे ही दिख गया है, ऐसा कुछ मिलेगा। सो t इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस 5 अपॉन 2। एक बार हम पॉजिटिव साइन कंसीडर करेंगे तो 5 से 3 माइनस होगा 2, मतलब t आ जाएगा 1 सेकेंड,
एक बार हम माइनस कंसीडर करेंगे तो ये आ जाएगा -4 सेकेंड। अब चूंकि हमें पता है कि टाइम यार नेगेटिव तो नहीं हो सकता, तो ये वाली टर्म नेग्लिजिबल हो गई, ये वाली टर्म नेग्लिजिबल हो गई, तो हमने टी क्या ले लिया 1 सेकेंड। ठीक है, टी क्या ले लिया 1 सेकेंड ले लिया। क्लियर, मेरी बात आ रही है समझ में मैंने क्या बोला? तो हमने, अब आप खुद सोचो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हेल्प से टाइम बता दिया कि 1 सेकंड के बाद वो पार्टिकल जाकर 0 हो जाएगा अगर स्पीड और टाइम के बीच में रिलेशन ये हो तो। समझे कि नहीं समझे कहानी? अच्छा कोई बात नहीं, एक और कहानी देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब की बार हमने एक इक्वेशन ले ली कि टी स्क्वायर प्लस 100 माइनस 2vt, है ना, टी स्क्वायर प्लस 100 माइनस 2vt। ठीक है, चल यहाँ पर वही सारी कहानी है कि टी टाइम है, v स्पीड है, एक ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है एक स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, अब आपको कैलकुलेट, अच्छा जो स्पीड है वो मीटर पर सेकंड में है, टाइम आपके पास सेकंड में है। आपको जो कैलकुलेट करना है वो क्या करना है, आपको पॉसिबल पॉजिटिव वैल्यू ऑफ v, स्पीड की पॉसिबल पॉजिटिव वैल्यू आपको बतानी है, पॉसिबल पॉजिटिव वैल्यू। सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ, क्या बात हुई यहाँ पर कि स्पीड की पॉसिबल पॉजिटिव वैल्यू बतानी है। अगर स्पीड की पॉसिबल पॉजिटिव वैल्यू बतानी है तो टाइम नेग्लिजिबल वाला तो, मतलब टाइम नेगेटिव वाला तो नहीं होना चाहिए। मतलब कैसे समझो, मैं ऐसे समझाना चाह रहा हूँ इसको कि आपने अभी देखा था कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं वो रियल होते हैं, डिस्टिंक्ट होते हैं कब, जब b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होता है। समझना मेरी बात को, है ना। अब अगर यही रूट्स डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर हो जाता है तो रियल और इक्वल रूट्स हो जाते हैं, लेस देन 0 हो जाता है तो क्या होता है, लेस देन 0 हो जाता है तो द रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो मतलब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मेरे पास, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइम की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा, अच्छा टाइम क्या माइनस में आ सकता है? नहीं आ सकता। मतलब आप कंडीशन क्या लगाओगे यहाँ पर, आप कंडीशन लगाओगे b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इन दोनों ही केसेस में टाइम की वैल्यू आ सकती। समझे कि नहीं समझे मैंने क्या बोला? टाइम नेगेटिव तो नहीं हो सकता, मतलब टाइम का आंसर माइनस में तो नहीं आ सकता, रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट वाली कंडीशन तो हम नहीं ले सकते, तो फिर हम ये वाली कंडीशन ले लेंगे। अगर हम ये वाली कंडीशन ले लेंगे, बाकी कहानी आपको अब क्लियरली दिख गई होगी कि हम कैसे सॉल्व करेंगे। b की वैल्यू कितनी है? b की वैल्यू है -2b। कन्फ्यूज नहीं हो ना, टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होता है, टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट a होता है, इसका कोएफिशिएंट b होता है, ये कांस्टेंट होता है c। सो b का वैल्यू हो गया -2vt का होल स्क्वायर 4, a का वैल्यू हो गया और c का वैल्यू हो गया, अब ये हो जाएगा 4v स्क्वायर। ठीक है, मैं थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ पर सिर्फ कोएफिशिएंट लिखना था -400। चलो ये अच्छी बात है, 4v स्क्वायर 400 v स्क्वायर 100 v इज इक्वल्स टू 10, है ना। अच्छा, अब कुछ बच्चे मुझे बोलेंगे यहाँ पर सर स्क्वायर रूट किया प्लस माइनस, इसलिए नहीं लगा, मैंने स्टार्टिंग में स्पीड बोला है, मैंने स्टार्टिंग में बोला था ना स्पीड लिख लेना। वेलोसिटी होती तो ऑब्वियसली बात नेगेटिव भी हो सकती थी, माइनस का साइन भी ले सकते थे, बट चूंकि यहाँ स्पीड है तो माइनस वाले को मैंने नेग्लिजिबल कर दिया, पहले से लिखा नहीं, सिर्फ प्लस वाली वैल्यू लिखी है। अच्छा, तो पॉसिबल पॉजिटिव वैल्यू ऑफ v, पॉसिबल पॉजिटिव वैल्यू ऑफ v इज इक्वल टू 10 और ग्रेटर देन 10। ये कहानी बन रही है यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए।
समझ में आई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या खेल चलेगा यहाँ पर। तो ऐसा कंसेप्ट भी हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक नया कंसेप्ट, एक नई थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल मतलब दो टर्म, मतलब कहीं पे मैं लिख देता हूँ a प्लस बी, ए प्लस सी, एक्स प्लस 5, ये सब बाइनोमियल थ्योरम है ना, गलत तो नहीं हुआ, सब बाइनोमियल थ्योरम है ना। अब बाइनोमियल थ्योरम का पहले हम फॉर्मूला देख लें, फिर हम उसकी आगे की बात करें। ए प्लस बी की होल पावर, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए टू दी पावर एन, ए टू दी पावर एन। ठीक, फिर आप यहाँ पर लिखो एन के बाद बी की पावर 0, ये वाली टर्म लिखो। वैसे तो बी की पावर 0 जो होगी वो अगेन 1 हो जाएगी, मैं अगर नहीं भी लिखूँ तो चल जाएगा, है ना। अच्छा चलो अभी मत लिखो, आप तो ऐसे ही स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिख लो जो लिखा हुआ ए टू दी पावर एन। अगली टर्म में क्या करना है, मतलब इसके फॉर्मूला याद करने का तरीका बता रहा हूँ। फॉर्मूला तो याद करनी है डायरेक्टली, आपको मैथ्स नहीं पढ़ना है ना, अपने को बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। इसकी nth टर्म क्या होगी, n-1 टर्म क्या होगी, ठीक है, वो हमें नहीं कैलकुलेट करनी है, बट हमें ये लगाना आना चाहिए, और कहाँ पर लगाना है वो मैं भी बता रहा हूँ। तो ए प्लस बी का होल पावर एन सॉल्व करना था, ए टू द पावर एन। फिर अगली टर्म में हो जाएगा जो इसकी पावर है वो आगे आ जाएगा, ठीक है, इसकी पावर कहाँ आ गया, आगे, इस पर पावर एक माइनस हो जाएगा, ठीक है, बी की पावर 1 हो जाएगी। अच्छा, मैंने पहले बी की पावर 0 लिखी थी, मतलब समझिए ए की पावर रिड्यूस होती जा रही है, बी की पावर इंक्रीज होती जा रही है, और जो ए की पावर जो है वो आगे आती जा रही है एक एक माइनस होके, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट टर्म में क्या कहानी बनेगी, इसी की अगली टर्म को अगर मैं बनाना चाहूँ, ये हो जाएगा n-1। अच्छा एक और चीज़, यहाँ अपॉन में 1 भी आएगा, है ना, जो पावर बी की होगी अपॉन में वो नंबर चलेगा। अब क्योंकि 1 था तो मैंने लिखा नहीं था, इस टर्म में मैं लिखता तो पहले ही आपको मैंने बता दिया। एक और पावर आगे आ गया, ए की पावर कितना हो गया, ए की पावर हो गया n-2, बी की पावर 2 अपॉन में 1 इंटू 2, देखिए अब 2 भी हो गया। फिर इसी तरह से सो ऑन, कहानी आगे बढ़ती जाएगी। चलो एक बार और बढ़ा लेते कहानी, फिर डैश लगा देंगे। n-1, ठीक है, n-2, ए की पावर n-3, बी की पावर 3, 1 2 3, समझ रहे हो, डैश डैश डैश, आप आखिरी में पहुंच गए। आखिरी में क्या मिलेगा, बी की पावर n मिलेगा। क्यों मिलेगा बी की पावर n, समझो यहाँ से, ए की पावर n-n, क्योंकि nth नंबर की टर्म है ना, कौन से नंबर की टर्म है, nth नंबर की टर्म है, ए की पावर n-n, तो n-n क्या हो गया, मैं थोड़ा सा गलत हो गया हूँ वहाँ पर, है ना, ए की पावर, ये हमारे पास ए की पावर n मैंने ले लिया है, ठीक है, फिर ये -1 हुआ, 2 हुआ, ए की पावर n-n, ठीक है, मैं सही बोल रहा हूँ, ए की पावर n-n सही, nth नंबर की टर्म, n-n मतलब 0, ए की पावर 0 मतलब वैल्यू 1 हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यू 1 हो गई, नेक्स्ट वाली टर्म की अगर मैं बात करूँगा तो यहाँ पर बी की पावर क्या हो गई, n, ठीक है, बट हमें मैथ्स में नहीं जाना है। देखो अभी ऑब्वियस सी बात है कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा अगर मैं यहाँ वैल्यू पुट कराऊँगा, फिर हमारा काम यहाँ से बन जाएगा, स्टार्टिंग के 3 टर्म से हमारा काम बन जाएगा, तो हम इसी को फॉलो करेंगे और आगे बढ़ेंगे। देखो अब क्या, हमें ये तो मिल गया कि बाइनोमियल थ्योरम में ये कहानी चल रही है। अब यहाँ बात ऐसे बनेगी कि मान के चलो a = 1 और b = x, समझना थोड़ा सा, मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ फिजिक्स के अकॉर्डिंग वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और बहुत अच्छे से और बहुत हंस के आपका आंसर आएगा, ठीक है। ए की वैल्यू मैंने 1 पुट कर दिया, बी का वैल्यू मैंने x पुट कर दिया, होल की पावर n था, और ये मैंने यहाँ पुट कर दिया, सो 1 की पावर n मतलब 1। नेक्स्ट टर्म क्या, नेक्स्ट टर्म आपके पास हो जाएगा n, ए की पावर, ए की जगह क्या लिखना है मुझे, 1 लिखना है, 1 की पावर कुछ भी रहेगा तो 1 नहीं लिख रहा हूँ मैं, बी की पावर कितनी हो जाएगी मेरे पास, और बी की पावर 1, समझना।
मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ ए की जगह यहाँ पर 1 रखा है, बी की जगह x रखा है, बाकी सॉल्व करता जा रहा हूँ। ठीक है, आप रख के देखें, यही आने वाला है। आगे n-1, इसकी जगह 1 तो 1 रहेगा, b की पावर कितनी हो जाएगी 2/1 × 2 और सो ऑन। एक और चीज़ कर लेते हैं, यहाँ x रखा है मैंने b की जगह। ठीक है, तो ये इक्वेशन मुझे मिल रहा है। अब हमारे जो फिज़िक्स में इसका यूज़ कैसे होगा वो देखिए। होगा क्या कि इफ़ x इज़ लेस देन 1 या x इज़ लेस देन 1, यही आ गया। इफ़ x इज़ लेस देन 1 या लेस देन 1, ये वाली टर्म पढ़ी है ना। x की वैल्यू 1 से काफ़ी छोटी है, x की वैल्यू 1 से काफ़ी छोटी है, मतलब x की वैल्यू 0.01, 0.0001, 0.000001। अब ऐसी वैल्यू कोई अगर आ रही है तो क्या होगा? तो उस सिचुएशन में आप देखो, समझिएगा मेरी बात को, ये वाली टर्म तक तो ठीक था, इसके बाद वाली जो टर्म होगी, अब चूंकि x की वैल्यू 1 से बहुत छोटी है, मान के चलो बहुत छोटी भी नहीं ले रहा मैं, सिर्फ x की वैल्यू 0.1 ले रहा हूँ, x की जगह यहाँ रखा, बाकी किसी नंबर को मत देखना, आप तो सिर्फ उसको देखना। x की जगह मैंने 0.1 रखा, 0.1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 0.001, मतलब और छोटी वैल्यू हो गई। पहले 1/10 थी, अब 1/100 हो गई। क्यूब में तो और छोटी हो जाएगी, 4 में तो और छोटी हो जाएगी, nth तक पहुँचते पहुँचते तो खेल ख़त्म हो जाएगा, इतनी छोटी हो जाएगी। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर x की वैल्यूज लेस देन 1, सो यहाँ से सारी टर्म कैसी हो जाएंगी, नेग्लिजिबल हो जाएंगी, मतलब उनको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, हटा देंगे। सो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ गया बाइनोमियल थ्योरम से? अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल थ्योरम 1 + x होल पावर n इज इक्वल्स टू और नियरली इज इक्वल्स टू, देखिए बहुत ज़्यादा टर्म नहीं हटी है, बहुत कम छोटी सी टर्म हटी है ना, 1 + nx, जो पावर है उसका सेकंड टर्म से इनटू हो जाता है, जो पावर है उसका सेकंड टर्म से। आप लोग देखिए, बहुत अच्छे से बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा, वो जो बात की टर्म उनका यूज़ भी नहीं हुआ, हमें करना भी नहीं है, हमें जाना भी नहीं इतना डिटेल में, है ना। हम मैथ्स पढ़ने तो बैठे नहीं, हमें तो फिज़िक्स पढ़ना है, फिज़िक्स में कैसे यूटिलाइज होगा इसकी बात कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर मैं यही बोल रहा हूँ कि बाइनोमियल थ्योरम ये कहता था a + b का होल पावर n, तो पहले a का पावर n लगा दो, फिर जो पावर है वो आगे आ जाएगा, एक पावर माइनस हो जाएगा, दूसरे वाले वेरिएबल का पावर 1 हो जाएगा, मतलब जो नंबर माइनस हो रहा है वही दूसरे वाले वेरिएबल पर आ जाएगा, वही अपॉन में आ जाएगा, जो नंबर माइनस हो रहा है वही दूसरे वाले वेरिएबल पर आ जाएगा, वही अपॉन में आ जाएगा, और पावर आगे आता जाएगा, ऐसे टर्म बढ़ती जाएंगी। ठीक है, बढ़ने तो हमें क्या मतलब, हमने 2-3 टर्म लिखा और अपना काम खत्म किया। अब क्या, अब हमने देखा कि यार फर्स्ट टर्म को अगर मैं 1 मान लूँ, सेकंड टर्म को अगर मैं b मान लूँ, और जो b की वैल्यू है x वो अगर लेस देन 1 हो जाता है। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पर 1 मानना कंपलसरी नहीं था, कुछ और भी मान लेते, 10 मान लेते तो भी चलेगा, बट ये वाली वैल्यू अगर लेस देन 1 आ गई तो वही खेल चलेगा जो यहाँ पर चल रहा है। आपको क्या करना है, पावर का इंटू सेकंड वाली टर्म के साथ कर देना है, पावर का इंटू सेकंड वाली टर्म के साथ कर देना है, पावर का इंटू सेकंड वाली टर्म के साथ कर देना है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। फॉर्मूला नीचे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, हमें जिस फॉर्मूले की ज़रूरत थी वो फॉर्मूला नीचे लिखा हुआ है। एक क्वेश्चन हमारे पास आया कि √0.999 निकाल के बताओ कि भैया इसका आंसर क्या होता है। बच्चे तो इंटेलिजेंट, हमने 8 क्लास में सर लॉन्ग डिवीज़न मेथड से स्क्वायर रूट निकालना सीखा है, डेसिमल वाला हमें तो आता है, कर देंगे। करो भैया, टाइम लगेगा ना, सोचते बैठना फिर कितने का पेयर बनाएंगे, कहाँ से पेयर बनाएंगे, तो भूल गए होगे। ठीक है, याद है, बहुत अच्छी बात है, मजाक कर रहा हूँ। आ जाओ, अब इसको और सिंपल तरीके से करते हैं। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 1 - 0.01, हाँ या ना? थोड़ा सा बस मुझे अप्रिसिएशन दे दो, मेरी तारीफ़ कर दो, कि मतलब तारीफ़ कर दो का मतलब कि हाँ, पीछे से पुश कर दो सर, यस सर। 1 - 0.01, इसको ऐसा लिख सकता हूँ, बिल्कुल। पावर क्या है, रूट मतलब 1/2। अब बाइनोमियल थ्योरम ये कहता है,
क्या कहता है कि अगर ये वाली टर्म इज लेस देन 1, जो कि है 1/100 टाइम है 1 की, तो फिर हमें ये करना है कि जो पावर है उसका सेकंड टर्म से इंटू करो और सॉल्व कर दो। एक पेन का क्या पॉज हो गया, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, है ना। तो जो पावर है उसका इंटू यहां कर दो, वही हमने किया। ये लो और सॉल्व कर दो। 1 माइनस 0.005, गलत तो नहीं हूँ मैं? इसको माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। अब ये भी मुझसे मत करवाना, है ना। और बच्चे बोलते हैं सर आपको तो माइनस करना नहीं आता। ऐसा नहीं है, 0. लिखो क्या आंसर है, 995, गलत नहीं हो ना, ये आंसर आ गया। चलो कोई बात नहीं, तो समझ में आया बाइनोमियल थ्योरम का यूटिलाइजेशन इन फिजिक्स हम कैसे करेंगे। एक और क्वेश्चन देखो, बड़ा अच्छा फॉर्मूला आएगा उसमें। क्वेश्चन है ये, देखा यहाँ m0 है रेस्ट मास। रेस्ट मास क्या है, मैं रुका हुआ हूँ, जो अभी मेरा मास है वो रेस्ट मास, मैं भागने लगूँ, अब जो मेरा मास होगा वो इतना होगा। ये फॉर्मूला तो यही कहता है और सही भी है। बट यार मैं जब भागूंगा कितनी स्पीड से भागूंगा यार, हेल्थ वैसे ही बढ़ रही होगी, कितनी स्पीड से भागूंगा। चलो मुझे छोड़ो, बाइक को लो, एरोप्लेन को लो, और किसी फास्ट स्पीड से चलने वाली चीज़ को ले लो, है ना। कितनी स्पीड से चलेगी, 1000 किलोमीटर पर आवर, 1500 किलोमीटर पर आवर, 2000 किलोमीटर पर आवर। चलो एस्ट्रॉइड ले लो, मीटरॉइड्स ले लो, कॉमेट्स ले लो, कितनी स्पीड से चलेंगे, 5000 किलोमीटर पर आवर। गलत तो नहीं हूँ ना मैं, देखो इस क्वांटिटी को भी लें, 5000 किलोमीटर पर आवर, है ना। इसे मीटर पर सेकंड में चेंज कर लें, आता है सभी को चेंज करना। 5000 मीटर पर आवर को, मतलब किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करूँगा 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, जो भी आए क्वांटिटी, और मीटर पर सेकंड में भी आ गया, है ना। बट लाइट की स्पीड से तो बहुत कम है ना। यहाँ पर देखो c किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लाइट की स्पीड को, v उस ऑब्जेक्ट की स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है, m0 उसके रेस्ट मास को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर मैं बहुत तेज भी भागता हूँ ना तो भी मेरी मास में ज़्यादा वेरिएशन नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मेरी स्पीड लाइट की स्पीड से बहुत 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 कम है। ये फॉर्मूला इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। खैर उस चीज़ को हम छोड़ते हैं, अभी हम वापस से अपनी बाइनोमियल थ्योरम पर आते हैं। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अगर यहाँ पर जो भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसकी स्पीड हम इतनी ले लेते हैं, और हमें पता है कि लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर। देखो इसकी स्पीड इतनी सारी ले ली, लगभग बराबर ही दिख रही है ना तुम्हें, फिर भी देखना तुम खेल इसका अभी। और उस ऑब्जेक्ट का मास अभी हमने कितना ले लिया है, कुछ मान लो, अज्यूम कर लो जो अच्छा सा लगे, 1 kg, 10 kg, 100 kg, कुछ ऐसा मानना, है ना। 10 kg मान लिया। चलो अब आपको बताना है कैलकुलेट करने के बाद कि अगर ये मास का ऑब्जेक्ट इतनी स्पीड से चलेगा तो उसका रेस्ट मास, सॉरी ये रेस्ट मास है ना, ये मास का ऑब्जेक्ट इतनी स्पीड से चलेगा तो उसका मास अब कितना हो जाएगा। सोचो वो इतनी स्पीड से चल रहा है, मास तो बढ़ना चाहिए, कितना बढ़ेगा देखते हैं। अच्छा आप सोचोगे आप सर यहाँ बाइनोमियल थ्योरम का तो यही यूज ही क्या होगा, देखते हैं क्या है क्या नहीं। 1 माइनस v स्क्वायर, v स्क्वायर है, समझिएगा मेरी बात को, क्या है v स्क्वायर, और c स्क्वायर 3 × 10⁷, 3 × 10⁸, 3 से 3 कैंसिल किया, कर दिया, नीचे कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर करेंगे 100 मतलब 0.01, ठीक है, मैं गलत तो नहीं हूँ, एक बार देख लो आप, 0.01। चलो हमें यहाँ तक तो कहानी समझ में आई। इसको हमने ऊपर लिया मतलब ये क्या हो गया, 1 माइनस 0.01 माइनस 1/2। अब कुछ देर पहले अभी हमने बात किया था बाइनोमियल थ्योरम का,
तो जो बाइनोमियल थ्योरम का हमने बात किया था वो ये कहता है कि अगर ये वाली क्वांटिटी लेस देन 1 है तो जो पावर है उसका इंटू कर दो इसी क्वांटिटी के साथ में और सॉल्व कर लो। कर लेते हैं 10 1 माइनस। अब चूंकि ये पावर भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये ध्यान रखना पड़ेगा। हर बार से पावर का इंटू नहीं होता, पावर का साइन के साथ में इंटू करते हैं। तो 0 1 10 1 प्लस 0.005। तो आपके सामने आंसर। रेस्ट मास इतना था 10 किलो 10 kg। इतनी स्पीड से चलने के बावजूद भी उसका मास 10.05 kg। हमारी टर्म में तो कुछ बड़ा ही नहीं, बड़ा है ठीक है ना, 100 टर्म में जाके उसका बड़ा है। तो वेरिएशन इतने मास का आया, लेकिन आया तो समझ में आई बात। और बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ तो आपको अब समझ में आ ही गया होगा कि किस तरह से बाइनोमियल थ्योरम का हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, चलिए हम फटाफट से 2-4 फॉर्मूले और देखते हैं। और अब हम कुछ ऐसे फॉर्मूले की बात करें जिनसे लगभग क्वेश्चन जिन पर हमने बहुत सारे किए हुए हैं, मतलब 10th क्लास के फॉर्मूले हैं, है ना। तो हम डायरेक्टली फॉर्मूले की बात कर रहे हैं और फॉर्मूले लिख के हम थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। जैसे सबसे पहले मैं लॉग के फॉर्मूले ले लेता हूँ। लॉग में क्या क्या फॉर्मूले आ जाते हैं। अगर कहीं पर लॉग m/n आता है तो अच्छा बेस यहाँ e होता है या 10 होता है, वो डिपेंड करेगा, है ना। अभी बता भी दूंगा उसके लिए एक फॉर्मूला। तो log m/n का जो फॉर्मूला होता है वो log m माइनस log n होता है। log m इंटू n का जो फॉर्मूला होता है वो log m प्लस n होता है। तो डिवाइड में माइनस, इंटू में प्लस। ठीक है, अगर कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है log m की पावर n तो n आगे आ जाएगा और log m जो पावर है वो आगे आ जाएगा और उसको हम ऐसा लिख सकते हैं। अगर कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है log e तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। बेस सेम और ये सेम तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। मतलब कहीं पर अगर सिर्फ ये भी लिखा हुआ है ना log e तो उसकी वैल्यू 1 ही होती है। क्यों? क्योंकि बेस तो e ही होता है ना। बेस तो हमेशा इसका क्या होता है e। हाँ, कहीं पर अगर ऐसा लिखा हुआ है कि जैसे log e m और वो बोल रहे हैं कि भैया इसको सॉल्व, m मतलब कोई भी एक नंबर होगा, वो बोल रहे हैं इसको सॉल्व करके बताओ। हम ठीक है लॉग टेबल में देख के सॉल्व करेंगे, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं। बट सॉल्व कैसे करेंगे? बेस ई के साथ सॉल्व नहीं हो सकता कोई भी लॉग नंबर, बिल्कुल एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं आ सकता। तो हम इसको बेस करेंगे 10 log 10m। जब ऐसा करेंगे तो 2.303 का इंटू कर देंगे। किसका इंटू कर देंगे? 2.303 का। तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं लॉग के अंदर जो कि आप ध्यान रखेंगे। ध्यान रखने के साथ साथ इसको यूटिलाइज भी करेंगे। ठीक है, अब कर दूँ 1 2 3। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूले आपके पास आ रहे हैं एपी से। एपी के फॉर्मूले आई होप कि आप लोगों को याद होंगे। एक आध फॉर्मूला और नया मैं आपको बता दूंगा। जैसे nth नंबर की टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता था? a प्लस n माइनस 1d। a यहाँ पर क्या होता है? फर्स्ट टर्म। n यहाँ पर क्या होता है? nth नंबर की टर्म, मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म, सॉरी। और d यहाँ पर क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। अगर मुझे इन सारी टर्म का सम निकालना है तो हम फॉर्मूला यूज़ करते थे 2a प्लस n माइनस 1d। गलत तो नहीं हूँ? और आगे n/2। इसी का एक और फॉर्मूला होता था सम निकालने का, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। लास्ट टर्म मतलब nth नंबर की टर्म जो भी है, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले यूज़ करते थे हम nth नंबर की टर्म और सम निकालने के लिए। किस में? ये एपी में यूज़ किए जाते थे, ठीक है, अगर आपको ध्यान है तो। यहाँ पर मैं दो फॉर्मूले और आपको बता देता हूँ कि मान के चलो एक सीक्वेंस है हमारे पास जो कि ऐसा दिया हुआ है कि 1 + 2 + 3 + 4 डैश 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 n। और वो बोल रहे हैं कि n नंबर का सम निकाल के बताओ। n नंबर का सम आपको निकालना है इस सीक्वेंस के लिए। तो जब आप ये फॉर्मूला लगाओगे, आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता है तो ये लगा दो। n/2 फर्स्ट टर्म 1, लास्ट टर्म n। क्लियर? उसी तरह से
स्क्वायर का भी फॉर्मूला होता है, बट अभी हम फॉर्मूला कैसे बना इस पर नहीं जाएंगे, हम सिर्फ फॉर्मूले से याद रखेंगे। तो इसमें अगर मुझे एन स्क्वायर का सम निकालना है तो यहाँ पर मैं निकालूंगा n/2, ठीक है। ये टर्म आप ध्यान रखेंगे, या इसको आप एक काम कीजिए ऐसे डायरेक्टली याद रख लीजिए, ए मतलब फर्स्ट टर्म आपके पास n आ गई, फिर आपके पास आ जाएगा n+1, तो ये दो टर्म तो सेम होती है, फिर एक है 2n+1, क्लियर, अपॉन 6। मैथ्स में अगर हम करते हैं तो इसको प्रूफ भी करते हैं, बट ठीक है अभी हमें प्रूफ के ऊपर नहीं जाना है, हमें तो यूटिलाइजेशन सीखना है कि अगर कहीं पर बहुत सारी टर्म लिखी हैं उनका सम, मतलब 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर्स लिखे हुए हैं, उनके स्क्वायर का सम हम कर रहे हैं, तो nth नंबर के सम को इस फॉर्मूले से निकाला जा सकता है। अब n यहाँ कुछ भी हो सकता है, 20 30 40 जो कुछ भी वो आपको दें उसके हिसाब से निकाल सकते हैं। अच्छा, क्यूब के लिए भी एक होता है और ये बहुत जगह यूज़ भी हो सकता है। जब आप जेईई मेंस लेवल के और एडवांस लेवल के क्वेश्चन करोगे, क्यूब के टर्म में बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं वहाँ पर, तो 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब डैश 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 n क्यूब। तो यहाँ पर n क्यूब के लिए हम जो फॉर्मूला है बड़ा सिंपल है, याद रखना। आपके पास जो पहला वाला फॉर्मूला था ना, इसका स्क्वायर कर दो, कुछ नहीं